चलिए शुरुआत करते हैं फोर्थ मॉड्यूल की। ये वाले मॉड्यूल में कंबाइन हार्वेस्टर CHC कस्टम हायरिंग सेंटर और वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानेंगे। सो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट का नाबार्ड की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उसका खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर जो है उसको बनाने में, 1 kg वर्मी कंपोस्ट बनाने में 2 रुपये से कम खर्चा आएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि 1 kg वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में 2 रुपये से कम उसका एक्सपेंडिचर आएगा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ठीक है। और उसको ये नाबार्ड ने बोला कि ये एक क्वाइट प्रॉफिटेबल है, ये एक अच्छा मार्जिन हो सकता है अगर वो अपनी फार्मर अपनी कंपोस्ट को सेल करता है 4 से लेके 4.5 रुपीज़ पर kg। ठीक है, अगर इतने पे सेल करता है तो ये एक अच्छा मार्जिन है, अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है। और आगे आता है इसका मैनेजमेंट्स में इसका है कि इसका जो 40 से 50% जो फाइनली प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा उसका मॉइस्चर कंटेंट इतना होना चाहिए और वो एक टेम्परेचर में रहनी चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में। और जो ब्रेड है, जब बनाते वक्त जो ब्रेड है उसका जो मॉइस्चर रहेगा ऑलवेज अबाउट 50% मॉइस्चर कंटेंट रहना चाहिए। जब वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हो उसके ब्रेड का जो मॉइस्चर है वो 50% रहेगा। ठीक है। चलिए वॉर्म्स के बारे में कुछ जानते हैं। अर्थवॉर्म के बारे में, जो अर्थवॉर्म है ये रिप्रोडक्टिव इनकी एज में ये पहुंच जाएंगे 6 वीक की। 6 वीक मतलब मानिए कि 6 वीक में ये रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाएंगे, मतलब ये एग ले कर देंगे एक कैप्सूल। ठीक है, जैसे एक एग कैप्सूल भी बोलते हैं। और एक एग कैप्सूल में 7 एम्ब्रियो होते हैं जो कि एवरी 7 से 10 दिन के बाद ये चीज़ है ये रिपीट होती रहेगी, रिसाइकिल होती रहेगी। ठीक है। और 3 to 7 वॉर्म अमर्ज होते हैं, मतलब उस कैप्सूल में से अगर 7 एम्ब्रियो हैं तो उसमें से पोटेंशियल है कि 3 to 7 मतलब जो वॉर्म्स हैं वो वहाँ पे बर्थ लेंगे, वो जनरेट होंगे। तो एक वॉर्म की अगर शेल्फ लाइफ की बात की जाए तो वो है 2 साल, 2 ईयर, ये याद रखिएगा। वॉर्म की शेल्फ लाइफ 2 साल और रिप्रोडक्टिव में पहुंचता है वो 6 वीक में। ठीक है। और 7 से 10 दिन में ही वो अपना जो है एक एग का जो कैप्सूल है वो उसको रिपीट करता रहता है। ठीक है। तो चलिए आगे है जो फुल्ली ग्रोन अगर वॉर्म है उसे आप सेपरेट कर सकते हो ड्राई करके। ठीक है, उसे वॉर्म मील तैयार कर सकते हो जो कि प्रोटीन का काफ़ी रिच अमाउंट होती है। 70% जिसमें वॉर्म में प्रोटीन होता है वॉर्म मील में, जो कि एनिमल फीड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये माना जाता है कि अगर टोटल देखा जाए तो 2 से 3 साइकिल जो है टोटल प्रोडक्शन के वर्मी कंपोस्ट के एक साल में, पहले साल में आप ले सकते हो, और 5 से 6 साइकिल आप ले सकते हो सेकंड वाले के। और एक जो साइकिल है उसका ड्यूरेशन रहता है 65 to 70 डेज। 65 to 70 डेज उसका साइकिल का पूरा रहता है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है कि अगर लैंड लीज पे लेनी है, अगर लैंड लीज पे वो फार्मर लेके ये वर्मी कंपोस्ट कर रहा है तो उसे मिनिमम 10 to 15 ईयर्स के लिए लेनी पड़ेगी। 10 to 15 ईयर्स ये नाबार्ड की गाइडलाइन है। एट लीस्ट 10 से 15 साल के लिए वो रेंट पे फार्मर लैंड लेगा। मार्जिन मनी की बात आती है वही 25% और बैंक उसमें करेगा 75%। ठीक है, अपना शेयर देगा। इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी यहाँ पे वेरी है, 13 से 15% है, लगभग वही है। और यहाँ पे रीपेमेंट पीरियड है वो है 6 साल, ये भी लगभग उतना ही है। आगे आता है कंबाइन हार्वेस्टर। तो कंबाइन हार्वेस्टर को पिछली बार ही क्वेश्चन पूछा जा चुका था। ठीक है। तो कंबाइन हार्वेस्टर जो है इसका जो मेन वर्क होता है, देखिए यहाँ पे कंबाइन हार्वेस्टर के ऑपरेशन कंबाइन हार्वेस्टर कौन कौन से करता है, रिपिंग करता है, थ्रेशिंग करता है, विनोइंग करता है इन सिंगल प्रोसेस। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ये कंबाइन हार्वेस्टर क्या क्या करता है, ये तीनों चीज़ें AIC में पूछा गया था, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी 2017 में ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। और प्रेजेंटली अगर टोटल पॉपुलेशन देखें कंबाइन हार्वेस्टर की वो है 50,000, अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, ये डाटा ओल्ड भी है लेकिन नाबार्ड के अकॉर्डिंग प्रेजेंटली जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। ठीक है। और ये जो है कि इसका क्या है कि कैपिटल कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी महंगी होती है कंबाइन। ठीक है। तो जो कंबाइन है उसे मर्चेंट्स ले सकते हैं या प्राइवेट पार्टी ले सकती हैं। फार्मर्स के इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि लगभग ये 20-25 लाख की आती है, 10 लाख से कम तो आएगी ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि जो फार्मर को नहीं मतलब है तो 90% जो हार्वेस्ट ऑपरेशन है वो कस्टम हायरिंग के ऊपर यानी कि की जाते हैं। कस्टम हायरिंग का या पूरा आगे हम करने वाले हैं। वैसे कस्टम हायरिंग का सिंपल है कि चीज़ को हायर करना, लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं तो यहाँ पे 90% जो है वो रेंट पे वो ये किए जाते हैं। आगे चलते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर 2 टाइप के यहाँ पे करेंगे हम, व्हील टाइप एंड ट्रैक टाइप। ठीक है, व्हील टाइप ये 2 टाइप के होते हैं एंड ट्रैक टाइप। ठीक है, इनमें कुछ खास फर्क है नहीं है, लगभग चीज़ें सेम है, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत हो जाना।
अगर इनकी वर्क एफिशिएंसी देखोगे, ठीक है, कितनी है, कवरेज कितना करेगा, तो ये 1 एकड़ पर आर, 1 एकड़, ध्यान दीजिएगा 1 एकड़ है ये, ठीक है, हेक्टेयर नहीं है, तो 1 एकड़ पर आर में करेगा ये, ठीक है। लोन बैंक कितना देगा, 85% तक, मतलब 15% क्या रहेगा, फार्मर का मार्जिन रहेगा, फार्मर खुद पे करेगा उसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात बोली है कि एनुअल यूज ऑफ द कंबाइन एवरेज बताया गया है कि अगर अपने फार्म में कोई यूज़ करता है अपने फार्म के लिए तो वो 50 आर तक यूज़ करेगा, ठीक है। अगर वो कस्टम हायरिंग मतलब यूजेस फॉर द कस्टम हायरिंग के लिए यूज़ करेगा तो 650 आर तक यूज़ करेगा। टोटल यूजेस उसके कितने हो गए, 700 आर पर ईयर, ठीक है, मतलब उसका एक साल में ये इतना इतना करेगा। तो फ्यूल कंजप्शन इसका 6 लीटर पर आर रहता है, ठीक है। बाकी ऑयल कंजप्शन, लुब्रिकेंट वगैरह ये जो है ये कोई इतनी खास बात नहीं है, ठीक है। लाइफ ऑफ द कंबाइन हार्वेस्टर, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, 6000 आर, 6000 आर इसकी लाइफ आर होती है। डेप्रिसिएशन पर ईयर इसका इतना होता है, मतलब हर साल इसकी इतनी वैल्यू कम होती जाएगी। अगर इसकी स्टार्टिंग में वैल्यू 20 लाख है तो अगले साल 11.7% है, 20 लाख का कम होकर इसकी वैल्यू रह जाएगी। मतलब कुल मिला के इसका 22 और ये 14, 23, ठीक है, और ये हो गया 23/4, मतलब 2,34,000 इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसकी टोटल वैल्यू 17 लाख और 66 अराउंड, अभी मैथ देख लेना थोड़ा, अप्रॉक्सीमेशन इतनी रह जाएगी। तो ये होता है डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू को कम हो जाना, उतने % अगले साल, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो बोरिंग का वही चल रहा है, बोरिंग का ये इतना चल रहा है। इंश्योरेंस इसका 2.5% है पर ईयर। तो इसमें इतना डेप्थ में जाने का नहीं है। अगर आपको इसमें देखना क्या क्या करना है तो इसके लाइफ आर करने हैं, ठीक है। यूजेस ऑन फार्म कितना है, कस्टम हायरिंग पे कितना है, और टोटल यूजेस पर ईयर है, ध्यान दीजिएगा पर ईयर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें ट्रैक टाइप में बिल्कुल सेम है, कोई खास डिफरेंस है नहीं है। देखिए कवरेज कितना है, सेम चल रहा है, ये कितना चल रहा है, सेम चल रहा है, ओन फार्म पे सेम चल रहा है, कस्टम हायरिंग पे सेम है, ये सेम है, बस फ्यूल कंपोजिशन का फ़र्क है, ठीक है। फ्यूल कंपोजिशन यहाँ पे कितना था, 6 लीटर, यहाँ पे कितना है, 8 लीटर, बस यही फ़र्क है, ठीक है। और इसमें कुछ खास फर्क है नहीं है। लाइफ और कंबाइन हार्वेस्टर ये सेम है, ठीक है, और ये देखिए ये चीज़ें भी सेम है। तो वहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा यही आया था कि कंबाइन हार्वेस्टर के अकॉर्डिंग टू नबार्ड जो उसकी लाइफ है, वर्किंग जो उसकी लाइफ है वो कितनी होती है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि आगे है हमारे पास मूविंग फिंगर का बताया गया है। मूविंग फिंगर, पहले मैं आपको पिक्चर दिखा दूं, ये वाली, ठीक है। तो ये कंबाइन में मूविंग फिंगर होती हैं। इसका ये करती क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि ये क्या करेंगी कि जो पहले क्रॉप कटी हुई होंगी उनको फर्दर पहले मूव होगा, ठीक है। वो मशीन के अंदर जाएंगी बाय पिकिंग अप रील, ठीक है, रील के द्वारा वो अंदर जाएंगी। फिर क्या होगा कि वो दोबारा से कट की जाएंगी कटर के द्वारा, दोबारा से कट की जाएंगी कटर के द्वारा, जिसके टीथ होते हैं, और ये टीथ को हम कहते हैं मूविंग फिंगर, ये वाले, ठीक है, ये वाले। तो बेसिकली सिंपल याद रखिएगा कि क्रॉप को एक बार पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा कट लग जाता है, दोबारा उसे फिर से अंदर ले जाके जो बिल्कुल चॉप की तरह उसे कट किया जाता है, ठीक है, और जो टीथ होते हैं उन्हें कहते हैं मूविंग फिंगर। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है CHC, कस्टम हायरिंग सेंटर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हॉट टॉपिक है अगर हम करंटली देखें तो ये एक इसे जरूर कीजिएगा। फार्म पावर की बात कर लें, कौन से स्टेट में सबसे हाईएस्ट जो मैकेनिकल पावर है वो है, तो वो है 3.5 किलोवाट पर हेक्टेयर पंजाब। पंजाब में मैकेनिकल पावर जो है वो हमेशा हाईएस्ट रही है पहले से ही, क्योंकि काफ़ी रिच स्टेट है ये, ठीक है। और यहाँ पे कह दो कि पहले ही मतलब आज से 50 साल पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे भी सब कुछ यहाँ पे हुआ था, पानी वगैरह पहले से ही अच्छा है, तो यहाँ पे मशीनरी भी जो वहाँ पे फार्मर है उनके पास अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज जो मैकेनिकल पावर है वो है 3.5 किलोवाट पर हेक्टेयर। एंड जो है 1 किलोवाट पर हेक्टेयर जो बिहार है, उड़ीसा है और झारखंड है, ईस्टर्न इंडिया, ये ईस्टर्न इंडिया के स्टेट है हमारे, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया है यहाँ पे 1 किलोवाट पर हेक्टेयर से भी मैकेनिकल पावर कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5 किलोवाट है। तो सबसे हाईएस्ट पंजाब है और सबसे कम है ईस्ट इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। लोकेशन का बताया गया यहाँ पे, लोकेशन में ये है कि पहले कस्टम हायरिंग सेंटर तो मैं करंट के मॉड्यूल में आपको बता भी चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि ऐसा सेंटर जहाँ पे फार्मर या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कुछ भी, ठीक है, कोई भी एक मतलब ग्रुप वहाँ पे इक्विपमेंट्स ला के रखता है, ठीक है। उन्हें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है उस इक्विपमेंट्स के ऊपर, अगर वो कस्टम हायरिंग बना रहा है तो वो जो कस्टम हायरिंग सेंटर बना जहाँ पे इक्विपमेंट ला के रखे हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे लीज़ पे दे सकता है फार्मर को, तो उन्हें रेंट मिलेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि उनको बेनिफिट होगा, और जिन फार्मर के पास इक्विपमेंट नहीं होंगे वो उसे
लीज से हायर करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसे वो पूरा करके और वो यूज़ कर लेंगे। तो इसका एक रेडियस तय की गई है इसकी कि एक 5 से 7 किलोमीटर के अंदर, आप देखिएगा जो स्वामीनाथ ने मार्केट थी एपीएमसी वाली, वो ने 5 किलोमीटर के अंदर बोला था, तो कस्टम हायरिंग भी यहाँ पे 5 से 7 किलोमीटर के अंदर बोला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फार्मर को कोई भी ऐसी अवेलेबिलिटी हो जो उसे डेली का चाहिए या उसे नीड, उसके जो रिक्वायरमेंट है वो 5 से 7 किलोमीटर के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो CHC भी यहाँ पे 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे है कि एनुअल यूजर्स ऑफ द ट्रैक्टर का यहाँ पे एनुअल यूजर बताया गया है कि एनुअल वर्किंग कितनी है। ठीक है, हायरिंग यूनिट बताई है, आर में होगा, डे में होगा, आर में होगा, डे में और ये आर में। ठीक है, या नंबर ऑफ सैंपल बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है कि एनुअल यूज ऑफ द ट्रैक्टर का यहाँ पे बताया गया है कि एग्रीकल्चर अगर ऑपरेशन में देखें तो एनुअल यूज ट्रैक्टर का रहेगा 700 आर। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन में अकॉर्डिंग टू नाबार्ड ट्रैक्टर का एनुअल वर्किंग आर कितने हैं, तो वो है 700। ऑन ट्रांसपोर्ट वर्क में अगर देखें तो वो यूज होगा 150 डेज। ध्यान दीजिएगा, 150 डेज। 150 डेज में कंसीडर किया जाता है कि 365 दिन में से अगर ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए ट्रैक्टर को यूज कर रहे हो तो वो मैक्सिमम 150 दिन के लिए यूज होगा। एनुअल यूजेस ऑफ द पावर टिलर, यहाँ पे पावर टिलर आ गया। पावर टिलर का एनुअल यूज कितना होगा, 700 आर। जितना ट्रैक्टर का उतना ही यहाँ पे पावर टिलर का, सेम। देखिए, लेकिन एनुअल यूज ऑफ द पावर स्प्रेयर, यहाँ पे स्प्रेयर का बताया हुआ है। एक मोस्ट ये स्प्रेयर का भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कीजिएगा। तो यहाँ पे डेज कितना है, 60, क्योंकि स्प्रे तो हमें सारा साल तो करनी है नहीं, तो पूरे 365 दिन में से हम 2 महीने 60 दिन हम स्प्रे करते हैं, तो 60 दिन यहाँ पे स्प्रेयर का यूजेस है, डेज में वैल्यू है। मैनुअल स्प्रेयर मैनुअल स्प्रेयर है, वो भी 60 दिन। अब स्प्रे की जरूरत ही 60 दिन है, चाहे कोई भी स्प्रेयर हो। ठीक है, पावर थ्रेशर का जो है एनुअल यूज ऑफ द पावर थ्रेशर, जो इसका यूज है वो है 90 डेज। ठीक है, क्योंकि हार्वेस्टिंग काफ़ी टाइम चलती है। ठीक है, 1 महीना चलती है कोई भी हो। एनुअल यूजेस ऑफ द विनोअर का अगर देखें, विनोअर का वो 45 दिन, और एनुअल यूजर ऑफ द रीपर का अगर देखा जाए तो वो है 400 आर। मतलब हमारे पास ट्रैक्टर का आया था 700 आर, ठीक है, और इसका पावर टिलर का 700 आर और इसका 400 आर। यहाँ पे वो आपको बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू नाबार्ड, ठीक है, ये वाले के क्या है। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनकी ये वैल्यूज़ हैं, ये जरूर याद कीजिएगा। आगे आता है इंटरेस्ट रेट 12.5, वो जो नॉर्मल रह रहा है वही रह रहा है। आगे आता है रूरल गडाउन, पिछली बार इसमें से भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो रूरल गडाउन बेसिकली छोटे जो स्टोरेज फैसिलिटी के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ग्रेन्स के लिए यहाँ पे जो गडाउन्स हैं, इनकी नॉर्मली जो कैपेसिटी है 50 मेट्रिक टन से लेके 250 मेट्रिक टन इन विलेज रहते हैं। ठीक है, जो कि फार्मर्स के लिए तैयार रहने चाहिए, जो कि मतलब कहते हैं फार्मर अपनी जो स्टोरेज है वो यहाँ पे कर सके। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे 3 टाइप के बताए गए हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। पिछली बार मीडियम पूछा गया था। तो जो स्मॉल साइज के जो गोडाउन होते हैं वो होते हैं 50, 100, 200, 250। ठीक है, 50, 100, 200, 250, मतलब 250 तक जाके हमें स्मॉल यहाँ पे रुक जाना है। ठीक है, आगे आता है मीडियम। तो मीडियम होता है 500 से शुरू, 500, 1000, 2000, इसका डबल, फिर इसका डबल, देखिए 2000, और 2000 से ज़्यादा आ गया लार्ज, 2000 से ज़्यादा आ गया लार्ज। ठीक है, तो ये वाली जो कैपेसिटी है ये तीनों ही याद कर लेना। ठीक है, आगे इसका यूटिलाइजेशन वगैरह और वो है, वो हम एक मिसलेनियस का लास्ट वाला बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पे उसमें ऐड कर देंगे रूरल गोडाउन का, क्योंकि उसका जो मतलब अलग था वो लास्ट में ऐड किया जाएगा कि जो गोडाउन है उनका यूटिलाइजेशन कितना हो सकता है, वो वाला जो 90% है कुछ था, और मैक्सिमम स्टोरेज पीरियड 10 मंथ वाला, वो सब लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे आता है लोकेशन यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द गोडाउन कि देखिए यहाँ पे सिंपल है कि अगर हमारे पास गोडाउन है तो सिंपल बात है कि अगर हमारे पास ब्रिक किलिन हो गया या बोन क्रशिंग मिल हो गया, कोई ऐसे मिल हैं जहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट होगा, गार्बेज डंपिंग ग्राउंड्स होगा, स्लाउटर हाउस हो गया, ये सब है जहाँ पे कंटेमिनेशन होगा, डिजीज़ वगैरह फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा इन्हें। ठीक है, डेयरी एंड पोल्ट्री फार्म हो गए, जहाँ पे चाहे तो डिजीज़ आए ग्रेन के ऊपर, चाहे मानिए कि बस कहने का मतलब ये है चाहे वो पोल्यूशन के, चाहे हमारे ग्रेन्स यहाँ पे ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
ठीक है, तो उनका जो डिस्टेंस रहना चाहिए गोडाउन से वो रहना चाहिए 500 मीटर, और डेयरी एंड पोल्ट्री फार्म का 300 मीटर, और फैक्ट्री एंड अदर सोर्स हैं जैसे ऑफ फायर, जिससे आग लग सकती है, टिम्बर का हो गया, वर्कशॉप हो गई, पेट्रोल पंप हो गया, ये सब रहने चाहिए 150 मीटर दूर तक। तो इनमें कुछ भी नहीं है, अगर आपको सिंपल समझोगे तो ये सिंपल लॉजिक है, क्योंकि ये चीज़ तो ग्रीन से दूर होनी ही चाहिए। अगर ये चीज़ दूर ना होगी तो सिंपल है कि वो कंटेमिनेशन हो जाएगा और कुछ ना कुछ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बैंक लोन का यहाँ पे बताया, बैंक लोन वही 75% दे रहा है, इंटरेस्ट 12% है। रीपेमेंट पीरियड जो गोडाउन वाले का है वो 10 साल का है, याद रखिएगा। 1 ईयर का ग्रास पीरियड है गोडाउन वाले का। गोडाउन का जरूर रीपेमेंट पड़िएगा, 10 साल का इसका गोडाउन का रीपेमेंट पीरियड है। चलिए इसी के साथ हमारा मॉड्यूल होता है खत्म। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, आगे वाले जो मॉड्यूल हैं वो मतलब जैसे हॉर्टिकल्चर के होंगे तो दिव्या मैम के द्वारा पढ़ाए जाएंगे, जो कुछ और मॉड्यूल होंगे वो दूसरे मैम के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई एनिमल हस्बेंड्री का या इस टाइप का कोई मॉड्यूल आता है तो वो हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।